इस खंड के प्रारंभ में उल्लेखित परिघटनाओं को परासरण के आधार पर समझाया जा सकता है। अचार बनाने के लिए शांत लवणीय विलयन में रखा गया कच्चा आम परासरण के कारण जल का क्षरण कर देता है एवं संकुचित हो जाता है। मुरझाए पुष्प ताज़ा जल में रखने पर पुनः ताजे हो उठते हैं। वातावरण में जल ह्रास के कारण लचीली हो चुकी गाजर जल में रखकर पुनः उसी अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। परासरण दाब के कारण जल के कोशिकाओं के अंदर चला जाती है। यदि रुधिर कोशिका में 0.9% द्रव्यमान आयतन से कम लवण वाले जल में रखा जाए तो परासरण के कारण जल के रुधिर कोशिकाओं में प्रवाह से फूल जाती हैं। जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन लेते वे उक्त कोशिकाओं में अंतरकोशिक स्थानों में जल धारण महसूस करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले स्थूलता या सूजन को सोफ या इडेमा कहते हैं। जल का मृदा से पौधों की जड़ों में और फिर पौधों के ऊपर हिस्सों में पहुंचाना आंशिक रूप से परासरण के कारण होता है। मांस और लवण मिलाकर संरक्षण एवं फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षण बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है। परासरण के कारण नमक युक्त मांस एवं मिश्रण में पागे गए फल पर स्थिर बैक्टीरियम जल ह्रास के कारण संकुचित होकर मर जाता है। प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन चित्र में वर्णित विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा प्रतिवर्तित यानी विपरीत हो जा सकती है। अर्थात शुद्ध विलायक अर्ध परागम झिल्ली से माध्यम से विलयन में से पारगमन करता। यह परिघटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है एवं व्यावहारिक रूप से बहुत उपयोगी है। प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण करने में किया जाता है। प्रक्रम का आरेखीय निरूपण चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो शुद्ध जल अर्धपरागम झिल्ली के माध्यम समुद्री जल में निष्कासित हो जाता है। तो इस उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार के बहुलकी झिल्लियाँ उपलब्ध हैं। प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए उपयुक्त झिल्ली सेल्यूलोज एसीटेट की फिल्म से बनी होती है जिससे उपयुक्त आधार पर रखा जाता है। सेल्यूलोज एसीटेट जल के लिए अपारगम्य है परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों के आयनों के लिए अपारगम्य है। आजकल बहुत से देश अपनी पेयजल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयंत्रों का उपयोग करते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान हम जानते हैं कि आयनिक पदार्थों में जल घोलने पर धनायन और ऋण आयनों में विचित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ हम 1 मोल KCl 76.5 ग्राम के जल में विलीन करें तो हम विलयन में K पॉजिटिव एवं Cl नेगेटिव आयनों में प्रत्येक के 1 मोल के मुक्त होने की अपेक्षा करते हैं। यदि ऐसा होता है तो विलयन में विलेय के कणों के 2 मोल होंगे। यदि हम अंतरा आयनीय आकर्षणों की उपेक्षा करें तो यह आशा की जाती है किलोग्राम जल में KCl का 1 मोल का क्वथनांक 2 × 0.52 केल्विन यानी 1.04 केल्विन बढ़ा देगा। अब यदि हम वियोजन की मात्रा को बारे में न जानते तो इस परिणाम पर पहुंचेंगे। 2 मोल कणों का द्रव्यमान 74.5 ग्राम है अतः 1 मोल KCl का द्रव्यमान 37.25 ग्राम होगा। इससे ये नियम प्रकट होता है कि जब विलेय का आयनों में विभाजन होता है तो प्रायोगिक तौर पर इन विधियों द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान वास्तविक मोलर द्रव्यमान से हमेशा कम होता है। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल की अणुओं का हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण द्वितीय यानी डिमराइजेशन हो जाता है। सामान्यतः निम्न प्रभावितों वाले विलायकों में होता है। इस प्रकरण में द्वितीयन के कारण कणों की संख्या घट जाती है। अणुओं का संगुणन निम्न चित्र में देखा जा सकता है। ट्वाइस CH3COH रिवर्स CH3COH का होल 2 अणुओं का संगुणन यहाँ बेशक कहा जा सकता है यदि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के समस्त अणु संगुणित हो जाएं तो एथेनोइक अम्ल का ΔTB या ΔTF सामान्य मान से आधा होगा। इस ΔTF या ΔTF के आधार पर परिकलित मोलर द्रव्यमान अनुमानित मान का 2 गुना होगा। ऐसा मोलर द्रव्यमान या जो अनुमानित कहा जा सकता है कि यदि बेंजीन
में एथेनोइक अम्ल के साथ समस्त अणु संगुणित हो जाएंगे। एथेनोइक अम्ल का डेल्टा टी वी डेल्टा टी समान मान ज़्यादा होगा। ये डेल्टा टी वी या डेल्टा टी एफ के आधार पर परिकलित मोलर द्रव्यमान अनुमानित मान का दोगुना होगा। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।